नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जो साइकोलॉजी चल रही थी उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आइए आगे पढ़ते हैं। अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता कौन होता है? जो अधिगम करता है अर्थात लर्नर। तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय का केंद्र बिंदु होता है, वो अधिगमकर्ता होता है। तो अधिगमकर्ता कौन होता है? बालक होता है, सीखने वाला बालक ही है। उसको क्या माना जाता है? अधिगमकर्ता माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान विषय उसका केंद्र बिंदु कौन है? तो केंद्र बिंदु है अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर। इस बालक को माना जाता है। और इस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, उसकी अवस्थाएं, अधिगमकर्ता की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बालक का जो समायोजन है, मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। समझ गए? तो ये सम्मिलित किस प्रकार से किए जाते हैं भाई? ऐसे मैं पेज पर समझाना चाहूँ आपको। तो भाई जैसे ये चल रही है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि भाई बालक के संपूर्ण विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है कि एक बालक का विकास कैसे हो रहा है उसको देखा जाएगा। साथ ही साथ उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या होती है? मतलब एक बच्चे को सिखाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, अपन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? उसके विकास की संपूर्ण अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखेंगे। कैसे? कि भाई उसका बुद्धि का लेवल क्या है, उसकी रुचि कैसी है, किस में रुचि है, और उसका अभिवर्ती अर्थात उसका दृष्टिकोण नजरिया है वो क्या है, और उसकी जो अभिक्षमता है उसके बारे में देखेंगे। अभिक्षमता मतलब यह चीज, अभिक्षमता होती है जन्मजात योग्यता। अभिक्षमता वह चीज है जिसको हम प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, उसमें इंक्रीज ला सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अभिक्षमता। और ये अभिक्षमता जन्मजात ही होती है, ठीक है। और उसकी आदतें क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इन सब चीजों को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रखा जाता है? ध्यान में रखा जाता है। आगे बात समझ में? तो इनको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। इसमें बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, अवस्थाएं, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक का समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब एक तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बता दी, और बालक का जो समायोजन स्तर कैसा है, मतलब परिस्थितियों को वो कैसे हैंडल करता है उसके बारे में भी देखा जाएगा, और उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या क्या आता है? बुद्धि, स्मृति, अभिक्षमता। अभिक्षमता जन्मजात होती है। आदतें, रुचि। अभिवर्ती, अभिवर्ती होती है दृष्टिकोण, ये अर्जित होता है। इसे व्यक्ति जैसा वातावरण में देखता है, सुनता है, सोचता है, समझता है वगैरह, टीवी, रेडियो, कहीं से भी संचार के साधनों से, खुद पर्यटन करके वगैरह वगैरह, तो उसके अनुसार उसका क्या होता है? नजरिया डेवलप होता है, ठीक है। समझ गए? और नजरिया, दृष्टिकोण, और इसे ही क्या बोलते हैं? अभिवर्ती बोलते हैं। और व्यक्तित्व आदि शामिल किए जाते हैं, ठीक है। आगे आती है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अधिगम के मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कर उन्हें कक्षा कक्ष परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया की भी हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार उनको अच्छे से अच्छा समझ में आए, जो अपना टीचिंग वे हो वो साइंटिफिकल हो, तो इनके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ऐसा किया जाता है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत, भाई प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, चाहे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, जो भी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो कक्षा कक्ष की परिस्थितियां होती है, परिस्थिति के अनुसार कक्षा कक्ष में क्या किया जाता है? लागू करने का प्रयास किया जाता है। आगे बात समझ में? लागू करने का प्रयास किया जाता है, ये हुई बात। आगे समझ में? तो अधिगम प्रक्रिया में यही किया जाता है। और एक आपने नाम सुना होगा, अधिगम परिस्थितियां। अधिगम परिस्थितियां क्या होती है? अधिगम परिस्थितियां। तो अधिगम परिस्थितियों में क्या किया जाता है? अधिगम परिस्थितियों में, तो अधिगम परिस्थितियों में जो कक्षा कक्ष होता है उसमें प्रभावी अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। कोई कक्षा है, एक तो आपने देखा होगा कई टीचर होते हैं, आए, आते ही बुक उठाई, पढ़ाना शुरू किए, वापस बेल नहीं लगे तब तक बस धारा प्रवाह से पढ़ाते ही जाएंगे, तो वो शिक्षण कैसा हो जाएगा? नीरस। तो बच्चों को पहले उनका क्या बनाओ? बैकग्राउंड इमेज क्लियर करो कि भाई कैसे है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ा था, कैसे हो, वगैरह वगैरह करके, और क्लास को शुरू करने का अपना एक ढंग होता है जिससे बालक को अध्ययन में क्या हो? रुचि उत्पन्न हो।
अर्थात हमें यदि प्रभावी अधिगम करवाना है तो पहले प्रभावी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेगी क्लास में, इसे ही हम बोलते हैं अधिगम परिस्थितियां। आगे आती है शिक्षण प्रक्रियाएं। शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या क्या आता है, शिक्षण प्रक्रियाएं कि भाई हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण संबंधी मतलब पढ़ाने संबंधी विधियों, पढ़ाने की क्या विधि होनी चाहिए, कैसी टेक्निक होनी चाहिए, पढ़ाने की क्या शैली होती है, अपनी क्या क्या रणनीतियां बनाते हैं, अपनी क्या व्यू रचनाएं होती है आदि को शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। समझ गए। शिक्षा मनोविज्ञान होगा, यदि आप जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो एक तो आप उठ के मतलब सीधा ही आपका सब्जेक्ट पर कमांड है और आपको डायरेक्ट क्लास दे दी तो क्या आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? जितना एक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वो शिक्षक पढ़ा रहा है उतना अच्छा पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या सीखा है, उसने शिक्षण की विधियां सीखी है। ठीक है, तो भाई कौन सी कंडीशन में कौन सी टीचिंग मेथड है वो आपको अप्लाई करना है। उसने टेक्निक सीखी है पढ़ाने की कि भाई बच्चे किस प्रकार से समझते हैं, और उसने बाल मनोविज्ञान आदि का अध्ययन किया तो उसे बच्चों की जो मनोस्थिति है उसके बारे में भी नॉलेज है, उसे पढ़ाने की जो शैली है उसके बारे में भी नॉलेज है। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, और वो सही क्या बनाएगा, व्यू रचना भी बनाएगा, अपनी सटीक रणनीति के साथ क्लास में रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका जो अधिगम होगा, मतलब वो जो अधिगम करवाएगा वो अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में एक हम शिक्षक के बारे में पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को भी शामिल किया जाता है कि भाई एक शिक्षक है तो एक शिक्षक की शिक्षा में या क्लास में विद्यालय में क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका के बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान में चर्चा की जाती है। उसके उत्तरदायित्व क्या है, उन उत्तरदायित्वों को लेकर भी क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अंत में शिक्षा मनोविज्ञान में आता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है भाई, कोई भी अधिगम परिस्थितियां हैं तो कोई भी अधिगम परिस्थितियों में जो अधिगम करता है उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं ये जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। जैसे आपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चा है वो क्या है, वो अधिगम करता है, वो लर्नर है, वो सीखने वाला है। तो उस बच्चे को लर्नर लिख दूं, बालक भी लिख दूं साथ में, तो इस बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है, इसको कितना अधिगम हुआ है, इसने अधिगम परिस्थितियों से अपने व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन को हासिल किया है, ये जानने के लिए उस बच्चे का क्या लिया जाता है, उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात समझ में, मूल्यांकन। अब इनको एक बार नोट्स में पढ़ लें। अधिगम परिस्थितियां, कक्षा कक्ष में प्रभावी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना। कक्षा कक्ष में हमको पहले क्या करनी होती है, प्रभावी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी होती है। क्लास में माहौल बनाना चाहिए पहले कि भाई पढ़ने का एक माहौल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अधिगम परिस्थितियां। शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षण संबंधी जो विधियां होती है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, टीचिंग के जो मेथड है, वो टेक्निक है, पढ़ाने की शैली है, मतलब कि हमें किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे खड़ा होना, बोलना, चलना, सब टीचर की एक स्पेशल एक शैली होती है। क्लास में एक अनाड़ी पढ़ाए, एक शिक्षक पढ़ाए तो पता चलता है कि ये वेल ट्रेंड है, इसको शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज है, और उसकी पढ़ाने की टेक्निक, ये व्यू रचनाएं, रणनीतियां आदि को शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो शिक्षक के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक के जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे है मूल्यांकन में क्या किया जाता है, किसी भी अधिगम परिस्थिति में अधिगमकर्ता में व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं। कोई भी अधिगम परिस्थितियां हैं जो स्पेशल, जो आपके कंडीशन है सिखाने की, तो आपने उत्पन्न की, उसमें बच्चे को आपने सिखाया, उसको मतलब अनुभव प्रदान किए, तो उनसे उस बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं ये जानने के लिए क्या आवश्यक होता है, मूल्यांकन आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो देखो हर एंगल से शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई शंका जाहिर करने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि भाई अधिगमकर्ता को समझने हेतु वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उपयोगी। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ शिक्षक, उसके लिए क्या क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो अधिगमकर्ता को समझने के लिए, अधिगमकर्ता इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लर्नर मतलब सीखने वाला, और सीखने वाला क्लास में कौन होता है, बालक। तो बालक को समझने हेतु
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को छात्रों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत छात्रों के वर्धीय विकास, विकास की अवस्थाओं संबंधी विशेषताएं, अधिगमकर्ताओं में व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताएं, छात्रों के समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं आदि का अध्ययन शामिल होता है। अर्थात जिस बालक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, अच्छा खासा ज्ञान होगा, उसे क्या, एक बालक की वृद्धि एवं विकास के संबंध में नॉलेज होगा। जैसे मान लो एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो उसे पता है कि एक 13 साल के बच्ची का कितना बौद्धिक स्तर है, 8 साल के का कितना है, 13 साल के, 17 साल के, 20 साल के, इन बच्चों का कितना क्या है IQ लेवल है, इनका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, ये किस चीज़ को समझते हैं, किसको नहीं समझते हैं। तो वो उनके माइंड सेट के हिसाब से अपने नॉलेज को क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। तो उसको, बालक को समझने में मदद मिल जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान से, तो फिर वो अपने नॉलेज को उसी हिसाब से डिलीवर्ड करेगा, ताकि उसका अधिगम क्या बने, प्रभावी रहे, उस मतलब संप्रेषण हो वो प्रभावी हो और बच्चा अच्छा अधिगम करे। ठीक है, अधिगम प्रभावी रहे। अब देखो, विकास की अवस्थाओं संबंधी विशेषताएं, भाई कौन सी अवस्था की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में यदि अध्यापक को ज्ञान रहेगा तो वो क्या करेगा, अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगा, बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव आएगा और बच्चे के जो व्यवहार परिवर्तन होगा वो गुणवत्तापूर्ण होगा। और अधिगमकर्ताओं में व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं, जैसे कोई अधिगम करता है, लर्नर है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उसकी रुचि, आदतें, उसकी समायोजन क्षमता कैसी है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वगैरह वगैरह। ये कब भांपेगा एक शिक्षक, जब उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। वरना किसी अनाड़ी को क्लास दे दिया आपने, मान लो सब्जेक्ट अच्छा खासा तैयार करके चला गया, अब वो गधे घोड़ों सभी को एक ही साथ ले रहा है। किसी बच्चे का IQ लेवल 140 है, वो भी ठीक है, 130, 120 जैसा भी है, वो सभी को एक ही लाठी से आंक रहा है कि सभी के 90 से ऊपर आने चाहिए, ऐसी वो अपेक्षाएं रखता है। फिर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उनको मारता, पीटता, डराता, धमकाता, वगैरह वगैरह, ऐसी अनगढ़ हरकतें करता है। तो भाई उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। वरना एक शिक्षक होगा जिसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो वो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, इसका IQ लेवल कम है तो इसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए, इसको इतना नहीं आता, चलो इसमें अलग रुचि किसमें, स्पोर्ट्स में, तो उसमें आगे बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा, एक शिक्षक है वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। और छात्रों के समायोजन का भी ज्ञान होना चाहिए उसको। समायोजन का ज्ञान हो जाएगा यदि वो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ होगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उसको जानकारी होगी, और अवधारणाओं आदि का क्या होता है, अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल होता है। कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, मतलब कक्षा कक्ष में जो शिक्षण चलता है, जो पढ़ाने की प्रोसेस चलती है, उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से चलाता है। कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक कक्षा कक्ष अधिगम प्रकृति को सही रूप में समझ पाता है। अर्थात जिस शिक्षक को कक्षा कक्ष इस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, वो कक्षा कक्ष में अधिगम की प्रकृति को सही रूप में समझ लेगा कि भाई अभी माहौल कैसा है। जैसे सबसे पहले आया, बच्चों को शांत किया, उनसे पूछा वगैरह, तो वो क्या होगा, जो कक्षा क्लास की जो सिचुएशन होगी वो उसको आसानी से क्या कर लेगा, समझ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। और विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कक्षा कक्ष अधिगम को प्रभावशाली बना पाता है, क्योंकि उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान है। उसको क्लास में अप्लाई करेगा तो क्लास में जो अधिगम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावशाली बनेगा। कक्षा कक्ष में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है। तो इससे क्या करेगा, कक्षा कक्ष में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होगी उनका वो सॉल्यूशन भी कर देगा, क्योंकि उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है और वो उसी को यूज में लेते हुए बच्चों के साथ रूबरू होगा। ठीक है, और देखिए ये PDF है। इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिलेगी। आज से आज तक जितनी भी क्लासें अपलोड है उसके बारे में आपको अच्छी खासी PDF मिल जाएगी। और साथ ही बता दें, हमारे चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिस्ट्री के 43 वीडियो अपलोड है जो कि राजस्थान हिस्ट्री के हैं और 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, शिक्षण हेतु आवश्यक विभिन्न कौशलों को विकसित कर पाता है। शिक्षण में जितने कौशल चाहिए उन सभी कौशलों का उसे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञान हो जाता है, जो उसके क्लास में जाने के बाद जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण की प्रभावी विधियों का चयन कर पाता है। तो अब आवश्यकता अनुसार जैसा उसको महसूस होगा कि भाई ये विषय वस्तु थोड़ी जटिल है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो उसे पता है कि हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है, ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ना है। तो ये कब होगा, जब एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्वयं को बेहतर समझने हेतु
अब जिस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो खुद को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लेगा। उसे पता रहेगा कि भाई चलो बच्चों का छोड़ो, हमारी क्या आदत है, हमारी क्या रुचि है। जब वो खुद को समझ लेगा तो वो अगले को भी सही तरीके से समझेगा। भाई जिसको खुद का ही अता पता नहीं है, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है मेरी क्या रुचि है क्या नहीं, वो अगले को क्या समझेगा। तो स्वयं को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक अध्यापक स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में अच्छे से समझने लगता है। इसके अतिरिक्त एक अध्यापक की वास्तविक भूमिका को भी वे समझ पाता है। जब वो खुद की रुचियां वगैरह समझेगा तो उसे ये भी पता चलेगा शिक्षा मनोविज्ञान में कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए और मैं ऐसा हूं, तो क्या मैं एक अच्छा शिक्षक बनने के लायक हूं कि नहीं हूं, और यदि नहीं हूं तो मैं कैसे बन सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो मतलब वो अध्यापक की वास्तविक भूमिका को भी क्या कर सकता है, समझ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। अर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक स्वयं को बेहतर रूप में समझने हेतु भी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आगे का हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक जरूर से जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताओ। आपके जो व्हाट्सअप अकाउंट है उसमें स्टेटस में भी लगाया करो। तो चैनल को पब्लिसिटी है वो कौन करोगे, आप ही तो करोगे। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो हमारे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।